बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ खुल चुके हैं और हुकूमती SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है, जिसके बाद कराची में इंतजामिया की जानिब से मुतादिद मार्केट्स जो है वो सील कर दी गई है। लाहौर में भी कुछ है, इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक पौने 2 साल में कर्जों में 12,941 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। मईशत के लिए कितना नुकसानदेह होगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार डेली मेल के खिलाफ मुकदमा कर दिया है और इल्जाम आयद किया है कि मजमून से उनकी जाती और पेशा वाराना साख को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। मुकदमा तो होगा, आगे क्या होगा इस पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा दीगर अहम मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान तो हो गया है और आज देखा गया कि कराची में मुतादिद जो मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है SOPs की खिलाफ वर्जी करने। अगर इसी तरह SOP की खिलाफ वर्जी जारी रही तो हुकूमत को तो फिर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, असल बात है, 2-3 बातें इकट्ठी मिल गई हैं। एक तरफ तो हमने ये जो इसकी लहर है वो बढ़ती जा रही है जी। और असूल ये है कि जब कोरोना की लहर बढ़ रही हो उस वक्त आप लॉकडाउन को नरम नहीं करते। आमतौर पर तासुर यही होता है कि लॉकडाउन उस वक्त खत्म किया जाता है जब ये लहर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान कहते हैं कि मैं तो पहले दिन से लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। उन्होंने ये बात अपनी कैबिनेट मीटिंग में कही, बाकी वजीरों ने कहा नहीं, ये दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है, हमें ये रखना पड़ेगा। अगर दूसरा तरीका इख्तियार किया गया तो वो मुनासिब नहीं होगा। जो उनके वज़ीर सेहत हैं, मुशीर सेहत जो हैं, वो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने हर्ड इम्यूनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट पेश किया है, यानी कि एक हजूमी मुदाफ़ियत जो पैदा हो जाती है जब 70% लोगों में एक वायरस की बीमारी हो जाए तो सारी आबादी उससे इम्यून हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है। मतलब उसका ये था, उनका मैंने कल भी जिक्र किया था कि आबादी के कुछ 14-15 करोड़ लोगों को इसके बीमारी में मुब्तला होने दो, जिसमें कोई 1-8 करोड़ मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद बीमारी खत्म हो जाएगी। बरतानिया ने गालिबन इस पे अमल किया था, जिसका नतीजा निकला कि उनका वजीर आजम तक था वो इस बीमारी का शिकार हो गया। अब जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है वो ये है कि जब मार्केटें खुली हैं और एक तो लोगों को यकीन नहीं है कि लॉकडाउन जो है ये करना जरूरी है कि नहीं है, बल्कि उनको ये भी यकीन नहीं है कि कोरोना कोई ऐसी बीमारी है जो उनको परेशान कर सकती कि नहीं कर सकती। जिस तरह की तस्वीरें आना शुरू हुई वो मार्केटों में लोगों का हजूम नजर आया, खवा से खवा चलना जिसे कहते हैं, वो सूरत हाल थी। तिल दरने की जगह नहीं थी, ये एक नक्शा पैदा हो गया था। और खासतौर पर वो मार्केटें जहाँ इंसान कुछ ज्यादा, मसलन जहाँ की मार्केट लाहौर की जो है वो अल्लामा इकबाल टाउन में जिसे हम करीम ब्लॉक मार्केट कहते हैं, और उसका पैरेलल जो कराची में जैनब मार्केट और मदीना मार्केट है वो बिल्कुल वो उनको बंद किया गया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स हैं हमारी, और बहुत सी मार्केटें हैं जहाँ के दुकानें भी छोटी छोटी हैं, लोग भी इस तरह आते हैं, टूट के आते हैं। वहाँ कोई गलियाँ के जो तंग गलियाँ हैं जिससे मसलन हैदराबाद में है जहाँ चूड़ियाँ वगैरह दूसरी की दुकानें होती हैं, इन तमाम जगहों की वजह से लोगों का एक रश वहाँ लग जाता है। और वो आपने जिसे ये सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं उसका फासला रखना तो दूर, और सैनिटाइज करना तो अलग बात है। ये मास्क तक पहनते नहीं, कुछ भी नहीं इन्होंने किया। रिजल्ट ये है कि अब इस पर शक पड़ गया कि हमने लॉकडाउन तो स्लो कर दिया है, नरम कर दिया है, लेकिन इसके नतीजे के तौर पर जो लोगों की तादाद है बीमार होने वालों की और निकलने वालों की वो बढ़ती जा रही है। इल्जाम हम पे लगेगा। अब इन्होंने इस पर सख्ती, सिंध गवर्नमेंट तो पहले कह रही थी कि लॉकडाउन जो है इसका खत्म करना अच्छा नहीं है, चुनांचे उन्होंने जैनब मार्केट, मदीना मार्केट और 1-2 और मार्केटें, गुल मार्केट क्या जो बंदर रोड पे है जहाँ क्रॉकरी हर चीज का सामान जो मिलता है जैसे बोरी बाजार मिलता है बंद कर दी। अजीब बातें हैं कि वो मार्केटें जहाँ जुड़ी हुई हैं, जैसे बानो बाजार जहाँ का है, यहाँ वो सारी मार्केटें, ये जैनब मार्केट है, जहाँ करीम मार्केट है, जहां इंसान का इंसान से अलग होकर खड़ा करना होना मुश्किल हो जाता है, वो तो हमने बंद कर दी, वो तो हमने खोल दी है। लेकिन
हमने कहा मॉल्स वगैरह उनको बंद रखा हुआ है। सुपर माल को नहीं खोलेंगे, जहां के आप चेक भी कर सकते हैं, जहां लोगों के आने की तादाद प्रॉपर एंट्रेंस का उसका सिस्टम है, आप देख भी सकते हैं, वहां स्पेस भी ज्यादा होती है। वहां अगर ये तय हो जाए कि इतनी गाड़ियों से ज्यादा अंदर नहीं जाएंगी तो गाड़ियां जाती नहीं है। जहां आप गेट से तय कर लें कि गेट से कोई आदमी पैदल जाने वालों की तादाद इससे बढ़ नहीं सकती, तो वो हो सकता है, वो तो हमने बंद कर दी, लॉकडाउन कर दी और इन मार्केटों को खोल दिया। ये एक खासा एक तरह का ये कहा जा सकता है कंट्रडिक्शन है जो हमारी पॉलिसी में थी, और जिसका रिजल्ट ये है कि यहाँ लाहौर में तो वजीर साहब ने कहा है कि हम 4-3 मार्केटों के खिलाफ एक्शन लेंगे। कराची में उन्होंने ले लिया है और ये भी कर दिया है, कराची में एक लॉ पास कर दिया है कि सजा जो पहले इस तरह की वायलेशन की कोई 3-4 हज़ार रुपया थी, वो लाख रुपए से भी बढ़ा के शायद 5 लाख तक कर दी है। तो अब गोया एक तरह का प्रेशर डाला है कि दुकानदार जो है इन चीज़ों पे अमल करें और लेके आगे चले, वरना रिजल्ट क्या निकलेगा? चंद दिनों के बाद हम देखेंगे तादाद बढ़ गई है कोरोना के मरीजों की, तो फिर हम टोटल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। यानी इस तरह अगर हम करते रहे, कभी लॉकडाउन कभी नहीं लॉकडाउन। अब चीन में भी एक इलाके में जहां बीमारियों की तादाद बढ़ी है और वो वही सूबा जो वान है उसकी तरह बड़ी है, उसको भी उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ अभी हमें लंबे अरसे तक लड़ना है और तरीके से लड़ना है। ये समझेंगे कि हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। ट्रंप है, वो इस तरह की हरकतें करता है, उसका अंजाम देखते हैं, साफी उसकी जान खा जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अब लतीफे वहां आना शुरू हो गए कि अभी $600 वो देंगे। डेमोक्रेट ने बिल पेश कर दिया, वो अगर देंगे तो कैसे लोगों को जाएंगे, फलां चीज खरीदेंगे तो चीन को जाएगी, फलां चीज करेंगे तो मैक्सिको को जाएगी, फलां चीज करेंगे तो सऊदी अरब को जाएगा, गाड़ियां चलाएंगे तो तेल की पर, फलां चीज करें यह जाएगी। बस उन्होंने कहा कि 2 चीजें हैं कि गन खरीदेंगे या प्रोस्टिट्यूट के पास जाएंगे या बाहर पे जाएंगे, फिर पैसा अमेरिका में रहेगा। तो ये सारी जो उनकी अपनी इकोनॉमी पे तंज भी है और ये बात भी है कि आने वाले दिनों में हमें मईशत को किस तरफ लेके जाना है और कैसे लेके जाना है। सही। सर अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। आप क्या देख रहे हैं, मईशत के लिए कितना नुकसानदेह ये होगा? असल में एतराज तो इनका सिर्फ यही था नून लीग की हुकूमत पर कि उन्होंने कर्जे बहुत ले लिए और यह भी था कि हमारा डेफिसिट जो है 1900 अरब रुपया हो गया है और ये इसलिए हुआ है कि हमने कर्जे लिए हैं। उनका कहना था कि हमने सारे कर्जे प्रोटेक्टिव चीज़ों के लिए लिए हैं। हमने बिजली के कारखाने लगाए हैं, गोया बिजली घर बनाए हैं, हमने सड़कें बनाई हैं, लॉजिस्टिक बनाई हैं और ये कर्जा जो है उस वक्त पेएबल है जो भी बड़ा वक्त है उसमें। इन्होंने कहा नहीं, हम तो जो खसारा है वो कम करेंगे, कर्जे कम करेंगे। हम ऐलान करते रहे कि हमारी एक्सपोर्ट तो बड़ी नहीं थी, हमने हमारी इंपोर्ट कम हो गई। ये नहीं बताया इंपोर्ट कम क्यों हो गई। इंपोर्ट कम इसलिए हुई थी कि हमने तेल मंगवाना बंद कर दिया था क्योंकि हमारे बाहर कारखाने बंद पड़े हुए थे, हमारी एनर्जी सेक्टर बंद पड़ा हुआ था, हमने उस पर पाबंदी लगाई। रिजल्ट निकला कि हमारा रेवेन्यू भी कम होना शुरू हो गया। सही। और आज ये सूरत हाल है कि हमारे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की सनत है वो वहीं की वहीं खड़ी है और हमने कहा जी हमने बैलेंस 19 से कम करके कुछ 4 कर दिया, 5 कर दिया, लेकिन ये हम नहीं बताते थे कि ग्रोथ रेट जो इस वक्त 7% होना चाहिए था वो कम होकर 2%, 2.5% रह गया और अब उस कोरोना के नाम पे हमने कहा कि वो तो -1 या -1.5% रह जाएगा, जिसका मतलब है कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हम इतने सुकड़ जाएंगे, हमारी मईशत, हमारी इकॉनमी, कि हमारी शरह नमू मनफी में चली जाएगी। पहले कभी हुआ नहीं था। इस बार तो ये भी सूरत हाल नजर आती है कि हमारी जो गंदम की पैदावार है, बीच में बारिशें भी होती रही, कुछ और भी हुआ, कुछ अल्लाह की पता नहीं तरफ से कुछ हमें नहुसत का भी सामना है, क्या कहा जाए कि हमारी गंदम उतनी पैदा नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि हम गंदम का जो जखीरा सरकारी तौर पर करते हैं उसके टारगेट को अचीव नहीं कर रहे। हम 4500 टन गंदम हमने जखीरा करनी है और अभी शायद 25% भी हम इकट्ठी नहीं कर सकते। सर गंदम के मौसम में आज इस दफा बारिशें भी बहुत ज्यादा हुई हैं, बारिशें बहुत हुई और उस हिसाब से गर्मी भी नहीं पड़ी। वो जो कहते हैं ना कि एक नहुसत का मामला है, क्या है क्या नहीं है। रिजल्ट ये है कि अगर हमने गंदम में भी खुद कफालत हासिल ना की, हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। हमने सारी जो चीजें खाने पीने वाली चीजें हैं उनकी जो एक्सपोर्ट है वो 15 दिन के लिए बंद की हुई है। बंद करने का मतलब ये है कि हमें आने वाले दिनों में अपने ज़खायर पे शक है। हमें अभी अलीम खान बड़े एक्टिव वजीर हैं, दोबारा बनाए गए हैं और उससे तवक्को की जाती है कि वो अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। वो ये कहते हैं कि ये टारगेट पूरा करना आसान नहीं है। सिंध वाले तो पिछले साल भी उनका टारगेट 9.5 के 10 लाख टन था
वो आधा टन भी पूरा नहीं कर सके थे। तो सिंध तो कहते हैं कि हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, फूड सिक्योरिटी तो जो है ये वफाक की जिम्मेदारी है, हम क्यों खरीदेंगे तो अपना पैसा उसमें फंसाएंगे, बैंकों से कर्जा लेके फंसाएंगे, सारा करेंगे, सारा जोर कहते हैं पंजाब पे डाला जाए, अपनी हर चीज को मांगते हैं, कहते हैं हमारा तेल क्यों खर्च हो रहा है, कहते हैं हमारी गैस क्यों खर्च हो रही है, कहते हैं हमारी एनर्जी क्यों खर्च हो रही है, लेकिन ये है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वो तैयार नहीं रहते। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो तशवीशनाक है। अब उधर IMF कहता है कि आप 51,000 जो है बिलियन रुपया टैक्स का रेवेन्यू का इकट्ठा करेंगे। पिछली बार 55 का कहा था जो हमने कम कराया, और शायद हम 42-43 इस साल इकट्ठा कर सकें। अब वो कहते हैं कि अगर वो करेंगे तो हमें 800 बिलियन के टैक्स लगाने पड़ेंगे मजीद, और हमारी इकोनॉमी खासतौर पर कोरोना के बाद इस काबिल नहीं है कि 800 बिलियन के टैक्स लगा सके। इस पूरी सूरत हाल की वजह से भी एक प्रॉब्लम पैदा हुआ है, एक मसला पैदा हुआ है, और IMF डंडा लेके बैठा हुआ बजट बनाने के लिए, हम लड़ रहे हैं अपोजिशन से, अपोजिशन लड़ रही है हुकूमत के साथ, और आइंदा सेशन जो बजट का होने वाला है वो कैसा होगा, बजट कैसे पास होगा, एक तरफ IMF होगा, एक तरफ कोरोना होगा, एक तरफ हमारे हुक्मरानों की नाअहली होगी, सब मिलकर किस तरह का बजट पास करती है कोई नहीं जानता। सर, अगर हम इकोनॉमी को देखें तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी मईशत की, तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? सूबों की आपस में लड़ाई, विफाक और सूबों में बन नहीं रही, कोरोना को लेके इन दोनों की टसल जारी है, ऊपर से इकोनॉमी, IMF और सारे टैक्स को बढ़ाए, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? इस वक्त जाने का हमारी मईशत बिल्कुल अपने पाँव पे नहीं खड़ी, हम बिल्कुल ऐसे चंदा मांग के गुजारा नहीं कर सकते, और ना इससे मुल्क चला करते हैं। ये डोनेशन पे मुल्क नहीं चला करते, और डोनेशन सिर्फ उस पर दी जाती है जब आप किसी मुश्किल में हो। वो मुश्किल में थे, हमें लोगों ने जो मदद करनी थी कर दी, कुछ और भी कर देंगे अगर हो सकता है आने वाले दिनों में। पूरी दुनिया की मईशत जो है वो खतरात का शिकार है, खदशात का शिकार है। ऐसी सूरत में हम किस तरह सीधे रास्ते पर अपने आप को लेकर चल सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस सवालिया निशान का क्या हल है हमारे पास, क्या सूरत है, क्या नक्शा है, हमें इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है, कुछ पता नहीं है, कोई खबर नहीं है कि हम ये सारी बात कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं। और हमारे अब इसमें कोई शक नहीं है कि मईशत दान सर जोड़ के बैठे हैं। अभी जो हो रहा है IMF का कह रहा हूँ मैं, जो नेशनल हमारे फाइनेंस कमीशन का इजलास हो रहा है, ये बड़ा अहम और बड़ा खतरनाक इजलास है। खतरनाक इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त हम सूबों को वसाइल की तकसीम के बारे में एक अजीब सूरत हाल का शिकार हैं। हम कहा जाता है कि इस फाइनेंस जो हमारा है अवार्ड, इसमें हम कई मसले तय करना चाहते हैं, सूबों से कोई हिस्सा कुछ कम देना चाहते हैं, वफाक को कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि सिक्योरिटी का मसला, यानी जो हमारी सिक्योरिटी पर खर्च होता है, फौज पर खर्च होता है, डेट सर्विसिंग पर खर्च होता है, और अब ख़ास तौर पर जो दूसरे मसाइल पर खर्च होगा, इसके हवाले से कोई कानून बनाए, कोई असूल बनाए। यानी कि वो कहते हैं कि ये आप बना नहीं सकते, 8वीं तरमीम के तहत जब तक सूबे नहीं चाहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। सूबे अपना हिस्सा चाहते हैं, सूबे अपने लिए पैसा चाहते हैं, वफाक के पास पैसा नहीं है, और वफाक को 2-3 काम ऐसे करना है जो उसके बस पे नहीं रहेंगे अगर उसके पास पैसा नहीं होगा। एक उसे सिक्योरिटी का काम होता है, एक उसके पास जो है वो डेट सर्विसिंग होती है, जो कर्ज लिया उसको देने का होता है। इन्होंने कर्ज ले लिया इतना, तारीख का सबसे बड़ा कर्ज लिया, कर्ज अदा कितना किया? कर्ज अदा उससे कम किया जितना उन्होंने दिया, जिसका मतलब है कि ये लगातार कर्ज ले रहे हैं, और उसके साथ ही शरह नमू भी कम कर रहे हैं, उसके साथ शरह सूद भी बढ़ा रहे हैं। इसका क्या अंजाम होगा? शरह सूद जो कम की इन्होंने 4%, उसके नतीजे के तौर पर हुकूमत को कोई 1000 बिलियन डॉलर जो है वो फालतू मिलेगा। लेकिन वो ये है कि अगर ये सारा IMF का जोर रहा, दबाव रहा, तो हम मजीद कम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे इकोनॉमिस्ट कहते थे कि 9 को भी 7 कर दिया जाए, लगता है कि वो IMF कहता है कि इसको 11 पे लेके जाओ कम अज कम। अच्छा, ये सारी सूरत हाल पैदा हुई तो मईशत जो है उसको रास्ता दिखाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम इस वक्त जो लोग इस मसले को ले रहे हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, वो समझदारी से कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल सूरत हाल है, जो हमारी क़यादत है, उसमें वो क्या कर पाते हैं या IMF का कितना दबाव बर्दाश्त कर पाते हैं, ये एक सवालिया निशान है जो इस सूरत हाल पे पैदा होता है। सही। सर, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। सर, शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार डेली मेल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जाती और पेशावराना साख को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। मुकदमा हो गया, PTI वाले भी कहते थे कि इन्होंने मुकदमा नहीं किया, मुकदमा हो गया, आगे क्या होगा? आगे ये मुकदमा जो है, इस बात का इम्कान है कि जिस चीज़ पर मुकदमा किया गया, जिस स्टोरी पर, जिसमें खास तौर पर यह कहा गया कि ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए जो पैसे आए थे वो शहबाज शरीफ खा गए हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। जो पैसे सरकारी तौर पे आते हैं वो सरकारी तौर पर आगे जाते हैं और सरकारी तौर पर इस्तेमाल हुए। ये तो कह सकते हैं कि हुकूमत ने एम्बेजलमेंट की, हुकूमत ने गड़बड़ की, हुकूमत ने खुर्द-बुर्द की, लेकिन यह कहना कि बीच में एक आदमी ने उस पैसों को
गोया निकाल लिया और निकाल के अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, बड़ा मुश्किल है। इसमें हमारे जो वो एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, शहजाद अकबर, वो बड़ा एक्टिवली पार्ट लेते हैं। और अब वो कहते थे कि ये मुकदमा करने की बात की थी इसने कि मैं इस पे करूंगा और शहजाद अकबर करूंगा। वो कहते मुझ पे करो, मुझ पे करो। फिर तू क्या है, तुझे तो ऐसे में धमकी दी थी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर, हुकूमत के स्पोक्समैन के तौर पर, वरना उन्होंने वहां के सहाफी पर मुकदमा कर दिया है। मुकदमा कर देने का मसला है कि उसको ये साबित करने के लिए कि ये पैसा खुर्द-बुर्द हुआ है, आसान नहीं होगा। इसलिए आसान नहीं होगा कि वहां की बरतानिया की हुकूमत ने भी कहा है कि ये प्रॉपरली यूज हुआ है और दुनिया का कोई अदारा इसकी तायद नहीं कर रहा कि प्रॉपरली यूज नहीं हुआ है। ऐसी बात में अगर शहबाज शरीफ ये मुकदमा जीत जाते हैं, और इस अखबार के खिलाफ बहुत से लोग मुकदमा जीतते हैं, डेली मेल के खिलाफ, वो इस तरह के स्टोरी देता भी है, तो उसके नतीजे के तौर पर बड़ी मुश्किल सूरत पैदा होगी और उसमें अखबार को जितनी डैमेजेस देने पड़ेंगे वो कम नहीं होंगे और इसमें इसकी साख बहाल भी हो सकती है। अब वो शहजाद अकबर कहते हैं मुझे भी शामिल करो। मुझे शामिल करने का मकसद ये है कि समझता नहीं सरकारी खर्च पे मुकदमा लड़ेगा और मुकदमा लड़के कुछ और 10, 20, 40 इल्जाम जो है वो शहबाज शरीफ पे लगाना चाहता है। लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है। एक बार आइन बोथम ने इमरान खान पे मुकदमा कर दिया था। इमरान खान कहता है कि मेरा सब कुछ बिक जाता अगर मुकदमा हार जाता, लेकिन लकीली इमरान खान वो मुकदमा बिल्कुल सर, पहले कहते थे कि आपने उस पे सहाफी पे किया, अखबार पर नहीं किया, अब अखबार पे कर लिया तो अब कहते हैं मुझे भी शामिल करो। क्या इनके कहने पे मुकदमे होते हैं? आपकी नहीं शामिल करते आप ये कह सकते हैं आपकी औकात क्या है, आप चीज क्या है। गलती से मुंह से निकल गया था कि आप बोलते बहुत हैं इसलिए कह दिया। आपको कौन पूछता है आप हैं क्या? आप पर मुकदमा साबित हो गया तो क्या फायदा होगा? बिल्कुल असल चीज हम उस अदारे के खिलाफ कर रहे हैं जिसने ये किया है। अब वो भुगते वो लड़े और उसको जिस तरह कंपनसेट करना चाहते हैं करें आप लोग। सही सर, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे कि मेंबर कौमी असम्बली असलम भोतानी ने जावेद जब्बार की तकर्री के खिलाफ अदालत से रज्जू करने का ऐलान कर दिया है। ये क्या मामला है, सजाद मीर साहब से पूछेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। असल इंसान के ईमान का पता चलता है कि वो मुश्किल वक्त में क्या खड़ा रहता है या नहीं। कोरोना रिलीफ मैराथन, टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना अजाब नहीं, एक वार्निंग। कोरोना से डरना है ना लड़ना है, बल्कि अपना अपना किबला दुरुस्त करना है। आसानियां बांटने के सफर में टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन हम कदम। दुनिया परेशान है और आपका इम्तिहान है। आइए मिलजुल कर इंसानियत का सहारा बने। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन के नेटवर्क में आए, अपना सरमाया, वक्त और सलाहियतें मुल्क कौम के लिए वक्फ करें। टीवी टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। राबिता 04235843206 04235882015। अपने अतियात देने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन के इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। 04235441516, 03004431 0300771601। अल खिदमत फाउंडेशन के सुनहरी बैंक अकाउंट नंबर 0001200119439 और सुनारी बैंक के इंटरनेशनल अकाउंट नंबर PK12SONE 0001200119439 में भी डोनेशन जमा कराए जा सकते हैं। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक, सिर्फ टीवी टुडे पर। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को हिदायत की दावत दी तो उसके लिए उसकी पैरवी करने वाले के बराबर सवाब होगा और उनके सवाब में कुछ भी कमी ना की जाएगी, और जिसने गुमराही की तरफ दावत दी तो उसके लिए उसकी पैरवी करने वाले के बराबर गुनाह होगा और इन गुनाहों में कुछ भी कमी ना की जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह
القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. रमज़ान आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो हजारों महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, बताइएगा कि असलम बोतानी ने जावेद जब्बार की तकर्री के खिलाफ अदालत से रजू कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनएफसी में जावेद जब्बार की नामजदगी बलूचिस्तान अवाम की तौहीन है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये पैगाम दिया जा रहा है कि बलूचिस्तान में कोई एनएफसी का मेंबर बनने का हल नहीं है? असल बात है वो यही कहते हैं कि साहब देखिए, जावेद जब्बार साहब हैं जो बहुत अच्छे हमारे मुदब्बर भी हैं, वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं, मीडिया से उनका ताल्लुक है, उनकी एजेंसी भी बड़ी एक नामवर एजेंसी है, वो लाहौर कराची में होते हैं आमतौर पे। तो इन्होंने अपना केस लड़ने के लिए जावेद से बादशाह को आगे किया है। सही। इसलिए किया होगा, शायद उनसे दोस्ती भी है, जाम कमाल तो रहते ही कराची में है, कराची से ताल्लुकात होगा। लेकिन बलूचिस्तान से ये असलम बोतानी जो पहले वज़ीर आला है, उनका ये कहना है कि आप बलूचिस्तान का कोई बंदा आपका बलूचिस्तान की नुमाइंदगी के लिए नहीं मिला। ये पहले भी होता रहा है कि पंजाब की नुमाइंदगी किसी और जगह से बंदा और किसी और जगह कराची की नुमाइंदगी किसी और जगह से बंदा जो है तलाश करते हैं। यानी इस प्रैक्टिस की गोया नफी होनी चाहिए। ये उनका ये कहना और ये बात करना असूली तौर पर तो दुरुस्त है, लेकिन देखा जाए तो शायद वो बहुत संजीदगी के साथ वो मुकदमा लड़ना चाहते थे जो एनएफसी अवार्ड में, जो मैंने जैसा कि बताया कि बहुत शदीद किस्म की एक तरह की जंग होगी इस बार अवार्ड के सिलसिले में। 18वीं तरमीम का किस्सा चला हुआ है। सूबे बड़े पैसों की जरूरत है सूबों को, वो इसरार करेंगे कि उनके पास पैसे आए। वफाक के पास पैसे की कमी है, उन्हें डेट सर्विसिंग भी करनी है, कर्जा भी अदा करना। देखें कर्जे इतने लिए हैं फिर भी कर्जा अदा नहीं कर पाए, और उसके अलावा उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए भी फौज का इस्तेमाल भी करना है। कश्मीर का मसला सर पे खड़ा है, मुल्क के अंदर कोरोना से जंग में फौज लड़ रही है, उन्होंने अपने अखराजात नहीं बढ़ाए। उन्होंने सिर्फ ये कि अखराजात नहीं बढ़ाए, बल्कि वो ये कोशिश करते हैं कि इस बार भी जब इंटरनल सिक्योरिटी पर फौज आती है मुल्क के अंदर तो उसको उनको अलाउंस मिलता है, उन्होंने वो अलाउंस भी नहीं लिए। इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद अगर वो ये कहेंगे कि इस पूरी सूरत हाल में पैसा चाहिए दफा के लिए या सिक्योरिटी के लिए, तो एक जेन्युइन बात है। और हमारे वफाक में यही कहा जाता है कि अगर 4000 अरब हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं तो 2300 सूबे ले जाते हैं। सही। और बाकी 1700 में 1100 हमें फौज को देना पड़ता है, जिसमें अभी इजाफा भी नहीं हम कर पाए। और बाकी पैसों से क्या हम डेट सर्विसिंग करें, कर्जा अदा करें, कहाँ मुल्क चलाएं, कहाँ तरक्याती मंसूबे बनाएं, कहाँ से बनाएं। तो इसलिए वफाक कहता है कि हमारे खर्च सूबों का भी एक हद से बढ़ा हुआ रवैया है। मिसाल के तौर पर कबायली इलाकों को सूबों में शामिल कर लिया गया, पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, सब ने तालियां बजा के ऐसा किया है। अब वो कहते हैं कि इसके लिए 3% तरक्याती मनसूबा चाहिए ताकि इन इलाकों को जो पीछे रह गए हैं, बैकवर्ड रह गए, उनमें कुछ तरक्की की रफ्तार को तेज किया जाए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सूबे कहते हैं वफाक दे, तो वफाक कहाँ से दे? बिल्कुल। यानी कि पहला जो दे रहा है उसमें से 3% और कम कर दे। वो कहते हैं ये हिस्सा सूबे अदा करें, ये मान नहीं रहे। तो मेरा ख्याल में बात यह है कि आप 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। 18वीं तरमीम की बात नहीं, असल में वसाइल की तकसीम की बात है। वसाइल की तकसीम की बात नहीं है। अगर रियासत को चलना है और रियासत को सॉवरेन गारंटी पे कर्जे भी लेने हैं और मुल्क को चलाना है, तो ये चलाने के लिए उन्हें पैसे दरकार होंगे, और पैसे कहाँ से आएंगे? अगर टैक्सों का बड़ा हिस्सा सूबों को चला जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो हम कहते हैं कि पैसा वफाक दे, वफाक दे, वफाक दे। वफाक कहाँ से दे? तो इस बारी सूरत हाल से यही नतीजा निकलता है कि ये आने वाले दिनों में एक प्रॉब्लम जो है वो पैदा होने वाला है। सर अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सर द्यावर भाषा डैम की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। कल भी हमने इस टॉपिक पर बात की थी और आपने बताया था कि कितना फायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए अगर ये बनता है। तो अभी तो मुआहदे पे दस्तखत हो चुके हैं, अब आप क्या समझते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में? देखा द्यावर भाषा डैम तो जो है मुशर्रफ के ज़माने से इसको शुरू करने की कोशिश की गई है और ये काला बाग का सब्सिट्यूट के तौर पर बन रहा है।
क्योंकि काला बाग सियासत की नजर हो गया जो 4 साल में 5 साल में बन सकता था। दयामर बादशाह बनने में अब भी कहा गया है कि 2028 में बनेगा, यानी 8 साल लगेंगे। अच्छा। और ये बड़ा लंबा काम होगा, बिजली पैदा करेगा जिसका फायदा सूबों को भी पहुंचेगा, मुल्क को पहुंचेगा, एनर्जी सस्ती होगी क्योंकि पन बिजली से ज्यादा सस्ती बिजली कोई हुआ करती नहीं है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं और दुरुस्त बातें हैं, लेकिन दयावेद बनाने में हमें पैसे भी चाहिए और कुछ चाहिए। अब हमारी शायद चीन की किसी फर्म के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है और हमने इस माहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये नहीं कि इससे पहले इस पर काम नहीं हुआ। 1 अरब शायद और 100 अरब 117 अरब रुपया हमने खर्च किया था इसकी जमीन खरीदने में, और ये काम नवाज शरीफ के जमाने में हुआ था। 2-3 साल से सुस्त पड़ा हुआ था, अब दोबारा हम इसे एक्टिव कर रहे हैं। अच्छी बात है। बिजली का इससे सस्ता मंसूबा नहीं हो सकता जो हम दरियाओं पर बना सकते हैं, और देखा जाए तो पानी के जखीरों की हमें बहुत जरूरत है, और जो काला बाग के बाद बादशाही ऐसा डैम है जो बन सकता है। जी जी। हमने इसका ऐलान कर दिया है क्योंकि हमको एहसास हो रहा है कि वक्त गुजरता जा रहा है। अगर वक्त गुजरता गया और काला बाग की तरह बादशाह भी ना बना तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। तो इब्तदा एक बहुत अच्छी काम है। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने भी कहा है कि ये एक खुशगवार काम है, और उनके कहने का मतलब है कि चूंकि वो हमारी CPEC के चेयरमैन है अथॉरिटी के, तो उस कहने का मतलब ये है कि चीन के साथ इस काम के लिए हमारी बहुत सी इन्वॉल्वमेंट है और हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। 3 मनसूबे हैं जो चीन के जरिए हम बनाना चाहते थे, और मेरा ख्याल है कि वो बन चुके होते, शुरू हो चुके होते, बन नहीं चुके होते। एक हमारा बादशाह डैम का मनसूबा है जिसका जिक्र हम नहीं किया करते। दूसरा मनसूबा जो है वो हमारी ट्रेन की रेलवे लाइन है जो पेशावर से कराची तक बननी है, और तीसरा मनसूबा जो है वो सड़कों की अभी नामुकम्मल जो रह गई हैं, ख़ासतौर पर सक्कर से लेकर हैदराबाद और ग्वादर को मिलाने वाली सड़कें, वो अभी हम नहीं बन पा रही। वो अगर हम बना लेते हैं, इस बात को आगे चलाते हैं, तो हमारे लिए ख्याल से ये एक बड़ा पॉजिटिव और एक अच्छा। सर, आप क्या समझते हैं कि अब दोबारा कालाबाग डैम की तरह इस डैम की तामीर में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व तो नहीं हो जाएगी दोबारा फिर, और ये इसका काम रुक जाए? क्योंकि इसका अभी चाइना और FWO ने ठेका लिया है, चाइना कंपनी ने, तो उम्मीद तो बड़ी है क्योंकि अच्छी रेप्यूटेड ये कंपनी है कि ये बन जाएगा। FWO का मतलब कि फौज ने भी उसमें हिस्सा जी जी बिल्कुल, और चाइना का हिस्सा लेने का मतलब है कि हमें कर्जों में भी सहूलत होगी, चाइना इसमें हमें मदद करेगा, और इसके अलावा कोई इलाज नहीं है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया याद ये डिस्प्यूटेड इलाका है। जब दिल करता है उनका चीन की पॉलिटिक्स के साथ इसको डिस्प्यूटेड इलाका करार देते हैं, और जब मंगला डैम बनना था तो वो आज़ाद कश्मीर में बन रहा था, आज़ाद कश्मीर में ज्यादा हिस्सा था उसका, उसको किसी ने कहा था कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है, बन गया था। वर्ल्ड ओपिनियन साथ हो तो हर काम हो जाता है, और इसमें यह है कि हम इसको सिर्फ चाइना की मदद से मुकम्मल कर सकते हैं, और वो हम शुरू कर रहे हैं, और उसके लिए जो पैसा भी आएगा वो लगता है कि चाइना के बैंक और चाइना के अदारे वो हमें मदद करेंगे, और कोई तैयार नहीं है। रेलवे लाइन भी हमें बननी चाहिए, सड़कें भी बननी चाहिए, ये 3-4 चीज़ें बन जाएं, एनर्जी का मसला काफ़ी हल हो गया है, उसको आगे लेके बढ़ना चाहिए तो हमारी मईशत चल सकती है। ख़ासतौर पर ज़राअत पे हमें जोर देने की ज़रूरत है। ज़राअत की हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने अलर्ट अप मनसूबाबंदी की है, जहाँ कपास होती थी वहाँ हमने गन्ना उगाना शुरू कर दिया है। गन्ना पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी भी ऐसी नहीं होती कि हम उसके साथ ज़्यादा पैसा कमा सकें। कॉटन से तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी 67% थी वो सिर्फ कॉटन से पैदा करती थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी, यानी कि हम कपास भी बेचते थे, धागा भी बेचते थे, कपड़ा भी बेचते थे, रॉ कपड़ा भी, फिनिश कपड़ा भी, और गारमेंट भी बेचते थे। ये सारी इंडस्ट्री हमारी कुछ 16 अरब डॉलर की थी, जो कि हमारी टोटल पैदावार का एक बड़ा हिस्सा है। पूरी ज़री मईशत जो है वो 18 बिलियन डॉलर जो है वो कंट्रीब्यूट करती है हमारे एक्सपोर्ट में, और बाकी 7-8 अरब रुपया है जो हम दूसरी मदों में कमाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी सूरत हाल है जो एक अच्छी उम्दा नक्शा पेश करती है। बिल्कुल सर, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। सर, शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया है, जिसमें उन्होंने अहम सवालात भी उठाए, और उन्होंने कहा कि मौजूदा वबाई सूरत हाल में हुकूमती तरजीहात जो है वो वाजे नहीं है। आप इस किताब को कैसे देखते हैं? शाहिद खाकान अब्बासी बहुत इमेज उनका बन रहा है। जब वज़ीर आज़म ही रहे थे तो लोगों को ख्याल नहीं था कि वो ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं कि जब मुस्तक़बिल वज़ीर आज़म के बारे में सोचा जाएगा। बल्कि शेख रशीद तो कहते हैं कि मरियम नवाज चाहती है कि वो वज़ीर आज़म हो जाएं, बजाय इसके कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो। अच्छा। शहबाज शरीफ अपनी हिकमत अमली की वजह से या हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से कुछ भी है, कौमी असम्बली में भी नहीं आ रहे। हमारे ख्वाजा आसफ जो कि मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं असेंबली में, उन्होंने तकरीर की है। अब शाहिद खाकान अब्बासी ने तकरीर की है। इन्होंने असेंबली का इजलास बुलाया था, अब बैक बेंचेस में बैठ कर ये चांस देते हैं
बिलावल भुट्टो को, सही। और बिलावल भुट्टो यकीनी तौर पर एक उम्दा परफॉर्मेंस दे रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अपनी सियासी इमेज को बेहतर कर रहा है। लेकिन ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नून को भी अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और करना चाहिए। शाद खाकान अब्बासी इसमें ऐड कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, उनका अपना इमेज भी बहुत हुआ है और इसके जरिए से वो मुस्लिम लीग का इमेज को भी बेहतर करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत कहा कि कोरोना पे किया क्या आपने, आपकी मनसूबबंदी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप आगे कैसे चलना चाहते हैं, आप क्या आपने लेके करना और कैसे करना है, वो तो आप बताइए। वो कोई बताने को तैयार नहीं, कोई किसी के पास मनसूबा हो तो बताएं। वहाँ तो वजीर आज़म ही नहीं आते और वजीर आज़म इस काबिल ही नहीं समझते असेंबली में कि वहाँ जाके अपनी राय का इजहार कर सकें। जी सर, आपको नहीं लगता कि उन्होंने बड़े वैलिड सवालात उठाए हैं? एक सवाल उन्होंने ये भी किया कि कोरोना की सूरत हाल में उन्होंने कहा कि वो कौन आदमी है जो कयादत कर रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बताया जाए कि कोरोना के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या है, हमें एक कागज पर लिख के दे दें और बता दें कि कोरोना से मुतालिक क्या स्ट्रेटजी है। आप क्या देखते हैं इसको? असल में उन्होंने बड़ा नाजुक सवाल किया क्योंकि सारा जो कंट्रोल ऑपरेशन कमान है, सेंटर है, सब कुछ वहाँ से तय होता है। जहाँ असद उमर को एक सिविलियन हेड के तौर पर बैठाया गया है, उनके साथ 2 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, बाकी भी सारे फौजी हैं, जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, वो करते हैं, वो प्लान करते हैं। तो गोया उन्होंने कहा कि भाई आपके हाथ पल्ले तो कुछ नहीं है, आपको तो तंग करके हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया है, वो कर रहे हैं, लेकिन आप बता दें पॉलिसी क्या है। एक दिन कहते हैं लॉकडाउन, दूसरे दिन कहते हैं नो लॉकडाउन, तीसरे दिन कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन, चौथे दिन कहते हैं कि हम यूं नहीं यूं करेंगे और हम गरीबों को बदले नहीं देंगे। वो कहते हैं गरीब बाकी बचेगा तो कोई सवाल पैदा होगा ना, बीमारी के हाथों मर जाएगा तो उसकी यानी बीमारी वर्सेस भूख, ये इन्होंने एक तरह की इक्वेशन बनाई हुई है। ऐसी इक्वेशन की सूरत में उन्होंने जो सवाल पूछे हैं वो नाजुक पूछे हैं कि भाई आपके हाथ में पल्ले कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं और सियासत कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। हुकूमत की तरफ से भी अपोजिशन पर यही इल्ज़ाम है कि आप लोग सियासत ही करते हैं और सियासत के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हमारा असल सच्ची बात यह है कि हमारा जो भी मुल्क का सियासी नक्शा है उसमें सियासतदान कोई नेक नामी कमाने की बजाय एक अजीब मकसद। सर, हुकूमत की जानिब से इन सवालों का कोई खुल के वाज़े कोई जवाब सामने नहीं आया। हुकूमत के पास ऐसा बंदा नहीं कुछ जवाब दे। शाह महमूद कुरैशी बनते हैं, वो बहुत सीनियर भी हैं, वजीर खारजा हैं, उन्होंने जड़ा ले लिया पीपल्स पार्टी के साथ और कहा कि हम सिंध में आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। ये मौका ये कहने का नहीं था। रिजल्ट हुआ कि उनको जवाब मिला जो मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा भी हमारी पार्टी से गए थे, हम पता है कि आपको वजीर आजम बनने की एक लालच दिया गया था, आप उसमें चले गए थे और किसके कहने पर लालच दिया गया था, किसने लालच दिया था, वो भी हमें पता है। तो वो उनको भी बैक फुट पे कर दिया उन्होंने। और बाकी तो खैर ऐसी सूरत हाल नहीं कि हुकूमत का कोई बंदा उसका जवाब दे। जी सर, अगली स्टोरी पे बात करते हैं। सर, साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि हुकूमत कोरोना से लड़ने की बजाय ओपोजिशन से लड़ रही है और मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रही है। हाँ, वो यही बात जो मैं अभी कर रहा हूँ, वजाहत कर रहा हूँ कि वो हुकूमत से अपोजिशन के लोगों को भी इतराज़ है कि वो कोरोना की बात नहीं करते, बल्कि वो इल्ज़ाम जो ख़ास तौर पर सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ही है, एक ही सूबे में गवर्नमेंट है जो अपोजिशन की गवर्नमेंट है, उसको बहुत शिकायतें हैं वफाक से और वफाक को उससे बहुत शिकायतें हैं। उन्हीं शिकायतों के जमघटे में लेकर हम बात को आगे बढ़ रहे हैं। जरदारी साहब बहुत दिनों के बाद मंजर पर आए हैं। वो बीमार थे, कल बिलावल ने कहा था कि उनका इलाज हो रहा था, वो बेहतर हुए हैं। आज लगा है कि उनकी तरफ से बयान दिया गया, मुझे नहीं पता वो तस्वीर उनकी अपनी इन दिनों की है या कोई पुरानी तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन माशाल्लाह सेहतमंद हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उनकी बहुत हलालत की हालत की तस्वीरें छपी थी। अल्लाह करे कि वो गलती हों और माशाल्लाह वो सेहतयाब और सेहतमंद हों और अपनी पार्टी की जिस तरह की आदत पीछे बैठ के कर रहे हैं वैसे करते हैं। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि हुक्मरान फिर से सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं। वो सारी जिस वो बहस मैंने की है ना जी इस सिलसिले में NFC अवार्ड और ये सारी बातें। सर, बात तो वो सही कर रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं, लेकिन बताया उसकी बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि अगर सूबों ने सारा हिस्सा ले लिया है उसके बाद ही वफाक से मांगते रहते हैं, तो वफाक के पास है क्या? वफाक के जो जराए हैं, जो माली वसाइल हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए? और उसमें एक सबसे अहम बात है कि मुल्क की सलामती है और वो कर्जे जो पूरे मुल्क की बहबूद के लिए दिए गए थे वो है। वो कहेंगे ये कर्जे हमने नहीं, ये वफाकी हुकूमत ने लिए। वफाकी हुकूमत क्या घर लेगी कर्जों पे? अगर बादशाह डैम के लिए कर्जा लेंगे तो क्या घर ले जाएंगे उसे? अगर क्या बिजली घर बनाने के लिए कर्जे लिए हैं तो घर ले गए वो। ये सारी वो चीजें होती हैं जो वफाक लेता है पूरी रियासत के लिए और रियासत की जिम्मेदारी होती है उन्हें। जी सर, आखिरी मौजू इस पर बात कर लेते हैं। सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन एहसान मानी की मंजूरी के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? असल में बहुत अजीब व गरीब बात है। ये जो हमारी नई मैनेजमेंट है
वो सूरत को पैदा कर रही है। यकीन तौर पर उन्होंने 3 जिन लोगों के नाम आए हैं, एक बाबर आजम को है, उनको दर्जा अव्वल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वो यकीनी तौर पर इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होते हैं जी। और पाकिस्तान का फ्यूचर उन्हीं से वाबस्ता है। अतर अली को ग्रेड ए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनको बी का दिया हुआ था। वो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं और पाकिस्तान के वाहिद बैट्समैन हैं जो प्लेइंग 11 में जिसने 300 बनाए हुए हैं जी। और उनकी रिकॉर्ड भी, उनकी सेंचुरियां भी बाकी सबसे ज्यादा हैं और असद शफीक से भी ज्यादा हैं। लेकिन चूंकि आजकल हमारी चकाचौंध जो है वो T20 में है या ODI में, इसलिए हम टेस्ट प्लेयर को जिनकी क्लास ही और होती है उसको नजरअंदाज कर जाते हैं। और इस तरह शहनशाह फरीदी को भी हमने एक में ले आए हैं, लेकिन सरफराज को और यासिर शाह को, यासिर शाह के साथ जो सलूक हम करते हैं वो उससे मुझे, जिसने सब तेज रफ्तार विकेटें ली हैं, 200 विकेटों का रिकॉर्ड कायम किया था, उसको हमने कोई कांस्टेंट रहने नहीं दिया और ये कह के कि ये ODI के लिए काबिल नहीं है, T20 के लिए काबिल नहीं है, उसको सिर्फ हमने टेस्ट के लिए रखा है। टेस्ट के लिए रखा है तो ये भी पता है कि टेस्ट में उसके मुकाबले का कोई लेग स्पिनर हमारे पास नहीं है, हमें उसका भी एहतराम करना चाहिए और देखना चाहिए। सरफराज के साथ तो हम खेल रहे हैं, वो खेलते रहेंगे। बाकी नए खिलाड़ी भी आए हैं, जिसमें वो नसीम शाह, क्या नाम है, यंग लड़का है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि हमारी अगर आइडियल जोड़ी हो तो किसी ने कहा कि वसीम अकरम नसीम शाह के साथ बनती है। अभी वो मैदान में आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक अच्छे नाम के तौर पर वो हमारे यहाँ। सर क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। बस क्लोजिंग के बाद ये है जी कि कोरोना की सूरत हाल, उसके बाद पार्लियामेंट के हालात, ये सारे बताते हैं। इकॉनमी जो कि आने वाली है, बजट जो कि खड़ा है, IMF जो सर पे खड़ा हमें कनपट्टी दबा रहा है, गला दबा रहा है, वो सारी चीज़ों से निपटना एक हम नाजुक बहरान की शक्ल से गुजर रहे हैं और बहुत से लोगों को इसका एहसास नहीं है। सही जी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।